नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान में जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर की वैकेंसी है AFO, फायरमैन का तो देखिए ऑलरेडी बैच पूरा हो चुका है हमारा। AFO का बैच लाइव नहीं चला सकते थे, इसलिए AFO का बैच हमने हमारी ऐप के अंदर लॉन्च करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। और सबसे पहले वेलकम टू योगेंद्र काजन एकेडमी। आप सबका स्वागत है भाई मेरी ये छोटी सी ऑनलाइन एकेडमी के अंदर। AFO में आप ध्यान से बेटा बात सुने मेरी। AFO का अभी तक जो 22-24 जो भी चैप्टर फायरमैन के और AFO के जो सिमिलर थे, जो बराबर थे, एक समान थे, वो सभी आपने अब तक पढ़े, तो आपको लग रहा है बड़ा इजी है, नॉर्मली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जितना पढ़ा है ना वो सच में बहुत बेसिक था। अभी इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा आप लोगों को कैसे पढ़ाया जाए। लेकिन मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी, मेरा ड्यूटी, मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं पूरा करूँगा। आपके लिखे हुए हैं कुछ मेरे पास ये जो चैप्टर, नेशनल बिल्डिंग कोड जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपने क्लिक किया है, नेशनल बिल्डिंग कोड में भी कम से कम 8 से 10 चैप्टर हैं भाई। और 8 से 10 चैप्टर टाइम लगता है आपको पढ़ने में, और मुझे पढ़ाने में, समझाने में टाइम लगेगा। लेकिन आपको एक साथ सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ मिलेगी। तो ऐसा मत करना कि सारी की सारी वीडियो एक साथ आप पढ़ना शुरू कर दें, एक ही दिन में शाम तक पूरा करें। 2 से ज़्यादा क्लास एक दिन में मत लेना। NBC के बाद फिर NFPA स्टैंडर्ड चलेंगे, उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में एक चैप्टर है, वो भी काफ़ी लंबा है। एक्सप्लोजिव एक्ट रूल हो गया, फिर फैक्ट्री एक्ट हो गया 1948, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है 2008 का। फिर आपके राजस्थान बिल्डिंग बाईलॉज जो हैं वो तो बहुत बड़ा है भाई, उसको भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। आपके लिए इजी है, छोटी चीज़ें हैं तो वो सिर्फ लास्ट के 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें सेफ्टी प्रोसीजर एट फायर रेस्क्यू, फायर सीन, उसके बाद फायर रिपोर्ट एंड फायर रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट एंड राइटिंग का है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो अपन आराम से कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट फायर एंड रेस्क्यू का भी है, नॉर्मल है। फायर हाइड्रोलिक है, वो एक क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप एक क्लास में कंप्लीट हो सकती हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं ये 8 चैप्टर आपके NBC, NFPA, OISD, पेट्रोलियम एक्ट एंड रूल्स, एक्सप्लोजिव एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर, राजस्थान बिल्डिंग बाईलॉज, ये बड़े खतरनाक आपके हैं। और आज शुरू कर रहे हैं आपका जो हम लोग NBC पार्ट 4। इसमें भी 9 चैप्टर हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। और टर्मिनोलॉजी सामने आपके है, ध्यान दें। तो मैं कोशिश करूंगा टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा। सबसे पहले नेशनल बिल्डिंग कोड। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरह की बिल्डिंग, किसी भी तरह की इमारत जब बनाई जाती है तो उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और उस मटेरियल की फायर रेजिस्टेंस क्या है, वो आग पे कितना प्रभाव डालता है, आग उस पर कितना प्रभाव डालती है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर कुछ कोड दिए गए हैं, जानकारियाँ दी गई हैं कि कैसी बिल्डिंग बने तो उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की जाए, बनाते टाइम डिज़ाइन कैसा किया जाए, क्या क्या उसके अंदर फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होंगे, साइड की बिल्डिंगों की आग अपने अंदर ना आए तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये सारी चीज़ों के कोड बनाए गए हैं। वही नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया NBC हो गया है। और पार्ट 4 में फायर एंड लाइफ सेफ्टी की ही टोटल चैप्टर है उसके अंदर। तो उसका सबसे पहला हमें जो पढ़ना है वो है टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टर्मिनोलॉजी के अंदर फायर की जितने टर्म्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ एक वर्ड होते हैं, डिजिट होते हैं, A से लेके अल्फ़ाबेटिक जो A से Z तक हैं, उन सभी के बारे में
पता करना है, जानकारी लेनी है कि क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये क्या चीज़ है, कहाँ पर होती है। तो आज का चैप्टर उसी के लिए है। तो अभी शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला दिया गया है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म और फायर डिटेक्टर, ये किसी भी बिल्डिंग में जब 15 मीटर से ऊपर की कोई बिल्डिंग बनती है या अंडर 15 मीटर भी अगर बनती है, बिल्डिंग के कोड होते हैं और बिल्डिंग का एक ग्रुप होता है ABCDEFGHIJ, 9 ग्रुप्स बनाए गए हैं बिल्डिंग के अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जहाँ पे फायर डिपार्टमेंट बोलता है कि यहाँ फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होनी चाहिए तो वहाँ लगानी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग आग, जो फायर ब्रिगेड के पास कॉल आती है आग बुझाने, जब वो पहुंचते हैं तो तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए काफ़ी टाइम पहले एक ऑटोमेटिक सिस्टम इन्वेंट हुआ था, उसका आविष्कार हुआ था। उसको ऑटोमेटिक डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम बोलते हैं। तो डिटेक्टर लगाए जाते हैं, गैस डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, स्मोक डिटेक्टर होता है। स्मोक डिटेक्टर, स्मोक मतलब धुआं, तो धुएं को डिटेक्ट जो करेगा वो स्मोक डिटेक्टर होगा। जो गर्मी को डिटेक्ट करेगा वो हीट डिटेक्टर होगा। जो गैस को डिटेक्ट करेगा वो गैस डिटेक्टर होगा। तो ये सभी डिटेक्टर उस चीज़ को स्पेशल डिटेक्ट करने के लिए, उसको जो है पहचानने के लिए बनाए गए हैं। जैसे इनको अपनी जिसके लिए बनाए गए हैं वो चीज़ मिलती है, जैसे कि कहीं धुआं मिलेगा तो स्मोक डिटेक्टर तुरंत मैसेज दे देगा पैनल पे, पैनल तुरंत अलार्म बजा देगा। अलार्म बजाने का मतलब है भाई एक्टिव हो जाओ, अवेयर हो जाओ, आग लग चुकी है या तो कहीं पे ऐसी इमरजेंसी आई है। तो पैनल के अंदर किस फ्लोर के किस नंबर के डिटेक्टर ने वो चीज़ डिटेक्ट की है, तो उसका पैनल के अंदर बत्ती चलती है, बत्ती जलती है, तो उसके अनुसार तुरंत अपना फायर फाइटर या हमारे जो टीम मेंबर होते हैं वो वहाँ पहुँच के कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर डिटेक्ट करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अलार्म को पैनल में भेजते हैं मैसेज, और पैनल फिर अलार्म बजा देता है। तो इसको ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम बोलते हैं। हमने सीखना ही टर्मिनोलॉजी के अंदर यही सीखना होता है कि इस वर्ड का, इस चीज़ का मतलब क्या है, ये होता क्या है। इसके बाद ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। आग लगने के बाद वही सेम चीज़ है कि जब फायर फाइटर पहुंचते हैं या फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है तो तब तक जितना नुकसान हो चुका होता है उसको रोकने के लिए चाहते हैं कि नई नई चीज़ों का आविष्कार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को रोका जाए, कम से कम उसको किया जाए। ठीक है, फायर लॉस जो होता है उसको कम से कम किया जाए। तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम में भी ऐसा होता है कि जब कहीं भी आग लगती है, पैनल के अंदर मैसेज जाता है तो अलार्म बजता है, तो वही टाइम में वहीं पे मैनुअल भी आप अलार्म बजा सकते हैं। और हर एक ऑटोमेटिक अलार्म स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक पानी से भरी हुई पाइपलाइन होती है पूरी की पूरी, जिन पे एक सूटेबल इंटरवल के बाद, सूटेबल इंटरवल मतलब यहाँ पे लिखा है ए सिस्टम ऑफ वाटर पाइप्स फिटेड विद स्प्रिंकलर्स हेड। स्प्रिंकलर हेड यानी कि एक पानी से भरी हुई पाइपलाइन होती है जिस पे स्प्रिंकलर हेड लगे होते हैं। स्प्रिंकलर हेड मतलब वो फवारे के ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट लगे होते हैं जो फवारे की तरह पानी फेंकते हैं। एट सूटेबल इंटरवल्स, एक उपयुक्त दूरी पे कितने फीट के बाद, कितने मीटर के बाद एक लगाना है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है। एंड हाइट, कितनी हाइट पे उसको लगाना है, ये चीज़ें होती हैं। यह अपने आप चल के पानी डिस्चार्ज करके आग को बुझा देता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता है। तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम यहाँ क्लियर होता है। इसके बाद टर्मिनोलॉजी में बी में पहुंचते हैं। तो बी में बिल्डिंग, सबसे ये पहला ही वर्ड बी में आते ही पूछते हैं बिल्डिंग क्या होता है। अब फायर में हम लोग हैं तो हमें जो आग बुझानी है वो जंगलों की नहीं बुझानी है सारी ज़िंदगी, वो बिल्डिंगों में बुझानी है। तो बिल्डिंगों का नॉलेज होना बड़ा जरूरी। तो सबसे पहले बिल्डिंग वर्ड जब कभी हमारे सामने आता तो हमें पता होना चाहिए ये बिल्डिंग का मतलब क्या है। तो बिल्डिंग एनी स्ट्रक्चर फॉर whatsoever purpose and of whatsoever materials constructed and every part thereof whether used as human habitation। ये कहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसा ढांचा जो किसी भी पर्पज के लिए बनाया गया है, किसी तरीके की ज़रूरत के लिए बनाया गया है, और व्हाट्सोएवर मटेरियल कंस्ट्रक्टेड, किसी भी तरीके के मटेरियल से, किसी भी तरीके के सामान से उसका निर्माण किया गया है, बस वो इंसान की किसी भी तरीके के इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया हो,
उसमें फाउंडेशन हो, उसमें फर्श दिए गए हों, उसमें दीवारें हों, दीवारों पे छत दी गई हो, दरवाजे हों, खिड़कियां हों, तो उस ढांचे को हम बिल्डिंग बोलते हैं, इमारत बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनसे उसमें इंसान रहते हैं, वो किसी जगह का गोदाम हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम बिल्डिंग ही बोलते हैं। उसके बाद आता है बिल्डिंग हाइट ऑफ। यहाँ पे बिल्डिंग की ऊंचाई के बारे में बात की गई कि ये वर्ड बहुत बार हमारे फायर ब्रिगेड के सामने आता है, क्योंकि अब भी आजकल आप किसी भी शहर में, किसी भी अर्बन एरिया में निकलते हैं तो वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग 5-7 मंजिल से ऊपर ही होती है, कभी कभी 20-20 मंजिल, 25-25 मंजिल तक की मिलती हैं। तो बिल्डिंग हाइट ऑफ का मतलब है इमारत की ऊंचाई से, इमारत की ऊंचाई कितनी है, वह कितना ऊंचा है, कितने उसमें फ्लोर हैं, सबसे आखिरी ऐसा कौन सा फ्लोर है जहां पे लोग रह रहे हैं, उस बिल्डिंग के साइड में कितनी बिल्डिंगें हैं, वो कितनी ऊंची है, साइड वाली बिल्डिंग की छत से दूसरे बिल्डिंग की छत पे जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आग बुझाने के लिए जाते हैं, रेस्क्यू के लिए जाते हैं, तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार सीढ़ियों से या किसी भी बिल्डिंग के अंदर का जो रास्ता उससे वहाँ ऊपर टॉप पे जाना जहाँ आग लगी है मुश्किल होता है, तो ये भी जानना जरूरी है कि उसकी ऊंचाई कितनी और साइड की बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी। तो वहाँ से अगर हम चढ़ने की कोशिश करें तो कितने मीटर की सीढ़ी वगैरह हमें इस्तेमाल करनी है, तो बिल्डिंग की हाइट के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बिल्डिंग हाइट ऑफ का मतलब इसी से है जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल कोई भी वह पदार्थ, द मटेरियल्स विच आइदर बर्न इटसेल्फ, ऐसा कोई भी पदार्थ जो खुद जल सकता है या उसको अगर कहीं से गर्मी मिले तो वह जलने लग जाए, उस पदार्थ को हम कंबस्टिबल मटेरियल बोलते हैं, जो जल सकता है, यानी कि जिसका दहन हो सकता है या दहन क्रिया में हिस्सा ले सकता है, शामिल हो सकता है। जैसे कपड़ा, लकड़ी, कागज आपके जल सकते हैं, नॉर्मली लोहा नहीं जल सकता है, लेकिन उस क्रिया में साथ जरूर देता है, लाल वो भी हो जाता है, तो साइड की चीज़ों को जलाने में सहायता करता है। ठीक है, वो कंबस्टिबल मटेरियल में आते हैं। कवर्ड एरिया, अब कवर्ड एरिया के बारे में जानना चाहिए। कवर्ड एरिया क्या होता है? कवर्ड एरिया मतलब एक खाली जमीन है जिस पे कुछ भी नहीं होता है, तो उस जमीन को किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए उसको हम डेवलप करते हैं। हम चाहे गार्डन बनाते हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधों की नर्सरी बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, पानी का टैंक बनाते हैं, कुछ भी बनाएं। कवर्ड एरिया का मतलब है कि जो खाली ज़मीन पड़ी थी उस पर किसी तरह का कुछ ना कुछ पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया है, उसका विकास किया गया, उस पर कुछ ना कुछ बनाया गया है। यहाँ तक कि एक जो अपने गांव में कई बार बरगद या पीपल के पेड़ देखे होंगे, उसके नीचे एक चबूतरा बना देते हैं, वो भी कवर्ड एरिया के अंदर आता है। यानी कि ज़मीन के ऊपर कुछ भी चीज़ बनाना, वो एरिया कवर कर देना होता है, इसलिए उसको हम कवर्ड एरिया बोलते हैं। तो कवर्ड एरिया के बारे में कुछ भी आपसे पूछा जाए तुरंत बता सकते हैं कवर्ड एरिया क्या होता है। रैंप, देखिए ये जैसे लिखा रैंप, छज्जा और चैम्बर, चबूतरा, दिख रहे हैं वर्ड ये, तो ये स्विमिंग पूल है, वाटर पूल, टैंक, फाउंटेन यानी कि फवारा। मतलब कि ज़मीन के ऊपर अगर कुछ भी बनाया गया है, ज़मीन को कवर किया गया है किसी भी चीज़ के लिए, तो वह पूरा एरिया कवर्ड एरिया कहलाता है। चलिए अगले, सी खत्म होता है तो यहाँ डी शुरू होता है, डाउन कमर। डाउन कमर मतलब, डाउन मतलब नीचे, कम मतलब आना, तो नीचे आने वाला। नीचे आने वाला मतलब यहाँ बात हो रही है आपके जो ऊंची बिल्डिंगों के अंदर ऊपर से नीचे तक आने के लिए, मतलब ऊपर से नीचे तक पानी को लाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम डाउन कमर कहते हैं। पहली मंजिल से लेके और सबसे आखिरी जो मंजिल ऊंचाई पे होती है, जहाँ तक वो बिल्डिंग जाती है, उसकी छत तक एक पाइपलाइन होती है, उस पर लाल कलर किया हुआ होता है। उसको अगर छत पे बने हुए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टेरेस टैंक, ये देखिए टेरेस टैंक एंड टेरेस पंप। ठीक है, तो टेरेस मतलब छत, छत पे बने हुए वाटर टैंक पे एक टेरेस पंप यानी कि एक पंप लगा दिया गया जो उस टैंक के पानी को प्रेशर के साथ उस पाइप में नीचे की तरफ, डाउन की तरफ भेजता है, उसे हम डाउन कमर कहते हैं। उस पे
गेट वाल और नॉन रिटर्निंग वाल। वाल तीन तरह की होती हैं, उस पर लगी हुई एक गेट वाल होती है जो मेन वाटर टैंक से पानी पंप की तरफ भेजेगी। दूसरी नॉन रिटर्निंग वाल्व होती है जो पंप के आगे, पंप ने पानी फेंक दिया तो आगे चला जाएगा, लेकिन वापस जब पंप बंद होगा तो पानी वापस नहीं खींच सकता, उसको नॉन रिटर्निंग वाल्व बोलते हैं। इसके अलावा 100 mm के इंटरनल डायामीटर, यानी कि एक जो हमारी लैंडिंग वाल्व होती है उसका अंदर का डाया मिनिमम कम से कम 100 mm होता है, वह लैंडिंग वाल हर एक फ्लोर पे लगी होती है। लैंडिंग वाल ऑन ईच फ्लोर लैंडिंग, यानी कि अगर 15 मंजिल की बिल्डिंग है तो ऊपर से लेके नीचे तक की हर एक बिल्डिंग के जो फ्लोर होते हैं उस पे एक आउटलेट होता है जिस पे हम होज लगा के आगे पानी चालू करेंगे। तो 100 mm इंटरनल डायमीटर की लैंडिंग वाल हर जगह लगी होंगी जो ऊपर से पानी नीचे फेंकेगा। तो भी आप समझिए डाउन कमर क्या होता है, जो ऊपर से पानी को नीचे की तरफ भेजता है उसे हम डाउन कमर कहते हैं। इसके बाद ड्राई राइजर। ड्राई राइजर मतलब वही सेम पाइपलाइन जो डाउन कमर के लिए इस्तेमाल होती है वही राइजर के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब राइजर में डाउन कमर में फर्क है, डाउन कमर में ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, राइजर में नीचे एक इनलेट होता है जहां पे फायर की गाड़ी आती है और वहां पानी का उसमें कनेक्शन करके और वहां से बिल्डिंग की ऊपर मंजिल तक जहां जिस फ्लोर पे आग लगी है वहां तक पानी पहुंचाते हैं। इसमें भी 100 mm की ही, ध्यान से देखिए, इसमें भी 100 mm की इंटरनल डायमीटर की ही लैंडिंग वाल लगी होती है, यानी कि वही सेम पाइपलाइन होती है ड्राई राइजर के लिए भी। अब इसको ड्राई राइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं होता है और ये खासकर उन इलाकों में, उन जगह में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे पानी के जमने का डर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पाइपलाइन में पानी होगा तो पानी जम के बर्फ़ बन जाएगा, आग के टाइम में हम चालू करेंगे पानी बाहर आएगा नहीं क्योंकि पूरे में बर्फ़ जमी हुई है। इसीलिए इसको सूखा रखा जाता है, जब जरूरत पड़ती है नीचे से फायर ब्रिगेड आके उसमें अपना इनलेट के अंदर अटैच करते हैं होज और पानी जिस मंजिल पे जहां हमें आग बुझाने की जरूरत है वहां फायर फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ई स्टार्ट होता है। ई में सबसे पहले इमरजेंसी लाइटिंग। तो इमरजेंसी लाइटिंग हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है। या इमरजेंसी लाइटिंग क्या होती है? इमरजेंसी लाइटिंग होती है कि कहीं पे जब हम रेस्क्यू के लिए जाते हैं, फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ की लाइट या तो पहले से ही कट ऑफ होती है क्योंकि जहाँ लगी वहाँ बिजली नहीं होती है, और या फिर जब बिजली चालू हो तो फायर फाइटिंग के लिए हम लोग वहाँ की फायर डिपार्टमेंट आके आग बुझाने के लिए बिजली को कट कर देते हैं। तो वहाँ जिस लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रकाश की रोशनी के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है, उसे हम इमरजेंसी लाइटिंग बोलते हैं, यानी कि आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली रोशनी के साधन। ठीक है, इसके बाद इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम आता है। अब लाइटिंग तो हो गई, कौन कौन सी लाइटिंग, हेलोजन या किस तरीके की लाइटें चाहिए। कई बार वो हेलमेट पे लगाने वाली लाइटें होती हैं, कई बार बड़ी लाइटें होती हैं। लेकिन इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम का मतलब है कि वहाँ पे जो लाइट हम दे रहे हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो चलेंगी कैसे। तो उनके लिए या तो टेम्पोररी इन्वर्टर और बैटरी साथ में होते हैं, या तो फिर बैटरी से चलने वाली डीसी लाइटें सारी की सारी। तो जो बैटरी या इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो लाइटिंग सिस्टम में आता है, या तो फिर जनरेटर जो डीजी हम लोग यूज़ करते हैं, टार माउंटेड डीजी होते हैं, उसको गाड़ी के पीछे बांध के ले जाते हैं। शादी वादी में कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ किराए पे जनरेटर लाते हैं। तो इस तरीके के जनरेटर चला के जो लाइट आगे प्रोवाइड की जाती है उसी को हम इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इमरजेंसी लाइटिंग को चलाने वाला सिस्टम इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। अब ये आता है कि एस्केप लाइटिंग क्या है। एस्केप लाइटिंग, एस्केप का मतलब बच के निकलना, लाइटिंग मतलब ऐसे किसी भी रास्ते पर जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, हमारा एस्केप रूट जो होता है जहाँ से बचकर लोगों को बाहर निकलना, वहाँ लाइट नहीं है, धुआं फैला हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, अंधेरा हो गया होगा, तो लोग कैसे निकलेंगे? तो उस रास्ते में जो लाइटें लगाई जाएंगी उसे हम एस्केप लाइटिंग बोलते हैं। देखिए, एस्केप रूट पे लगाई जाने वाली, इमरजेंसी एग्जिट पे लगाए जाने वाली लाइटिंग को हम एस्केप लाइटिंग बोलते हैं। ठीक है भाई। अब फायर डोर। फायर डोर होते हैं कि एक ऐसा दरवाजा जो खुलता है, बाकी सारे काम करता है, लेकिन वह आग को अंदर नहीं आने देता, उस पर आग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 800 या 1000 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी वह
आग को दीवार के दूसरी तरफ तक नहीं जाने देता है। तो जो फायर सिप्रेशन वाल होती हैं, फायर सिप्रेशन मतलब ऐसी दीवारें जो स्पेशल बनाई जाती हैं कि वो आग को दूसरे हिस्से में नहीं जाने देती हैं, उनमें आने जाने के लिए जो डोर लगाए जाते हैं उसको फायर डोर बोलते हैं। यानी कि ऐसा दरवाज़ा जो आग को बढ़ने से रोकता है, आग को बढ़ने से बचाता है। अभी फायर एग्जिट, ए वे लीडिंग टू एन एस्केप रूट। फायर एग्जिट मतलब एक ऐसा रास्ता जो एस्केप रूट को लीड करता है, मतलब एक ऐसा रास्ता जो लोगों को बच के सीधा बिल्डिंग से डायरेक्ट बाहर निकाल देता है, भले वो किसी भी फ्लोर पे हो, ठीक है, उसको हम फायर एग्जिट बोलते हैं, जो इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए काम आता है। ये हर एक बिल्डिंग में, सिनेमा घर में, सिनेमा हॉल में या हॉस्पिटल में, होटल में, ये सब में होता है। फायर लिफ्ट, अब ये फायर लिफ्ट देखो इंडिया में शायद ही बहुत कम बिल्डिंगों में है, 5 स्टार होटल में शायद हो सकती है, अदरवाइज बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, फिर भी मैं बता देता हूँ फायर लिफ्ट क्या है। नॉर्मली जो लिफ्ट यूज की जाती है वह बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है, तो जैसे आग लगती है हमेशा लिखा होता है कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें, लेकिन फायर लिफ्ट का फिर क्या मतलब है जब लोगों को ही लिफ्ट यूज करने से मना कर दिया। तो एक स्पेशल अलग लिफ्ट होती है जो नॉर्मल लोगों के लिए कभी नहीं खुलती है, उसको सिर्फ चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, और इमरजेंसी के लिए वो होती है। उसमें क्या है कि जब बाकी पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाएगी तब भी वह बिल्डिंग की बिजली से कनेक्ट होने की बजाय डायरेक्ट कहीं से मेन सबस्टेशन से कनेक्ट होती है। तो इमरजेंसी के अंदर अगर 8वीं 10वीं 15वीं मंजिल के ऊपर किसी जगह आग लगे तो मेन जो फायर एग्जिट या एस्केप रूट है या जो सीढ़ियाँ, वहाँ से तो लोग उतर रहे होंगे बहुत सारे, तो हमारे फायर फाइटर उन सबको ऐसे हटाते हुए चीरते हुए ऊपर पहुँचेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, जा नहीं पाएंगे। तो बहुत कम टाइम में बिना किसी तरह का डिले किए, बिना लेट किए, अगर तुरंत हमें वहाँ तक पहुँचना है तो लिफ्ट की ज़रूरत होती है, और वह स्पेशल फायर लिफ्ट होती है जो इमरजेंसी में भी लाइट बंद होने के बाद भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से चलती रहती है, उसे हम फायर लिफ्ट बोलते हैं। ये फायर लिफ्ट का मतलब फायरमैन लिफ्ट नहीं है कि कंधे पे आदमी को लेके जाना, वो फायरमैन लिफ्ट होता है। यहाँ फायर लिफ्ट के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट फायर लोड। फायर लोड एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू से हम देखते हैं, इसको किलो जूल, किलोग्राम जूल के अंदर मापा जाता है। इसका मतलब कि किसी भी एक पूरे फ्लोर पे दीवारों के सामने जो भी सामान होता है, फ्लोर के ऊपर या छत के ऊपर या पार्टीशन वाल या जो कुछ भी होता है, उन सब का लोड निकालना, उसकी कैलोरीफिक किलो जूल किलोग्राम में निकालना फायर लोड होता है। फायर लोड डेंसिटी का मतलब होता है फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया, एक मंजिल का कितना फ्लोर एरिया है उसकी फायर लोड की डेंसिटी निकल जाएगी। टोटल बिल्डिंग का लोड निकालेंगे फायर लोड होगा, लेकिन हर एक फ्लोर का अगर निकालेंगे तो फायर लोड डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस रेटिंग का मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग को बनाने में द टाइम दैट ए मटेरियल और कंस्ट्रक्शन विल विदस्टैंड द स्टैंडर्ड फायर एक्सपोजर। जब भी किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो टाइम में हमने कौन सा मटेरियल सामान इस्तेमाल किया है, वह फायर टेस्टिंग में किस लेवल पे आता है, उसी के अनुसार फायर रेजिस्टेंस रेटिंग, इसको फायर रेटिंग बोलते हैं, बिल्डिंग को फायर रेटिंग दी जाती है कि यह आग को कितना रेजिस्ट कर सकता है, आग को कितना फैलने से रोकेगा या आग से खुद को कितनी देर बचा सकता है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस का भी मतलब है कि आग को कितनी देर रोके रख सकता है या आग से खुद को कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी कितनी देर तक बचाए रख सकती है। और फायर रेजिस्टेंस का 150 डिग्री सेंटीग्रेड एक एवरेज टेम्परेचर होता है। ये देखिए 150 डिग्री 150 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होता है। वहाँ तक किसी भी बिल्डिंग को आग का कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्डिंग ना कोलैप्स होनी चाहिए, ना दीवारें चटकनी चाहिए, ना उसका छत गिरनी चाहिए। और मैक्सिमम 180 डिग्री तक की सहनशीलता होनी चाहिए किसी बिल्डिंग में। तो फायर रेजिस्टेंस का मतलब है कि फायर से कितनी देर तक खुद को प्रतिरोधक क्षमता उसकी है बचाने की, ओके। फायर सिपरेशन। अब फायर सिपरेशन का मतलब है फायर से सिपरेट करना, यानी कि द डिस्टेंस इन मीटर मेजर। जो फायर सिपरेशन जो है, ये वर्ड को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटरों में मापते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का फायर सिपरेशन कितना है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर।
अगर बीच में रोड या गली है तो उसके सामने वाली जो इमारतें हैं, जो मकान हैं, जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है, उससे हमारी फैक्ट्री, हमारे बिल्डिंग, हमारे मकान, इमारत का, स्ट्रक्चर का दूरी कितना है और साइड में जो है उसका दूरी कितना है, उसे हम फायर सेपरेशन बोलते हैं। यानी कि मेरे साथ में एक और फैक्ट्री है हमारी फैक्ट्री के, तो वो फैक्ट्री की दीवार से उसकी बिल्डिंग 5 मीटर उधर है और हमारी 12 मीटर इधर है, तो टोटल 17 मीटर हो गया। तो टोटल 17 मीटर फायर सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो इस दूरी को मीटरों में नापा जाता है। फायर सेपरेशन वाल, अब जैसे फायर सेपरेशन आप समझ गए कि साइड वाले दूसरी किसी भी तरह की इमारत से हमारी इमारत की दूरी मापते हैं, फायर सेपरेशन होता है। तो फायर सेपरेशन वाल क्या है? फायर सेपरेशन वाल का मतलब कि हमारी बिल्डिंग से पहले बाउंड्री वाल या हमारी जो बिल्डिंग की बाहरी दीवारें हैं उसको हमने ऐसी चीज़ से बनाया हुआ है कि वो फायर रेजिस्टेंस है, उनके अंदर से गुजर के गर्मी या फायर 150 डिग्री 180 डिग्री तक अंदर की बिल्डिंग के अंदर के सामान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इतनी उसकी सहन शक्ति है। तो ये जो दीवार बनाई जाती है फायर रेजिस्टेंस के लिए, इसी को हम फायर सेपरेटिंग वाल बोलते हैं। अब फायर स्टॉप की बात है, तो फायर स्टॉप का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आग बुझा दी गई तो उसको हम फायर स्टॉप बोलेंगे। एक्चुअली ए फायर रेजिस्टेंस मटेरियल और कंस्ट्रक्शन हैविंग ए फायर रेजिस्टेंस रेटिंग of not less than the separating element installed in concealed space। फायर स्टॉप का मतलब है कि ऐसा सामान, ऐसा मटेरियल, ऐसा कंस्ट्रक्शन करते समय सामान इस्तेमाल किया गया है जो आग को आगे बढ़ने से रोकता है, जिससे वो आग वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। ऊपरले फ्लोर पे लगी है तो हमारी छत ऐसे सामान की बनाई गई है, नीचे वाली मंजिल पे नुकसान नहीं आएगा। साइड में आग लगी तो हमारी दीवार क्रॉस करके गर्मी अंदर आके हर चीज़ को जलाने के हिम्मत नहीं कर पाएगी, तो इसे हम फायर स्टॉप बोलते हैं। यानी कि फायर सेपरेशन वाल या रेजिस्टेंस मटेरियल से जो भी दीवार या कंस्ट्रक्शन किया जाता है वह आग को दूसरी तरफ ही रोक देता है, साइड नहीं आने देता, उसको पार नहीं करने देता, तो फायर स्टॉप हो जाती है वहाँ पे, इसलिए उसको हम फायर स्टॉप बोलते हैं। फायर में भी बचा हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ दूंगा सारी की सारी, जरूरी नहीं कि A to Z सारी ही दी जाए, जो एग्जाम में आ सकता है या आपको जानना जरूरी है वही बताएंगे। फायर टावर, फायर टावर होता है किसी भी एक इमारत की, फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की बिल्डिंग में उस बिल्डिंग से थोड़ा सा साइड हटके, ध्यान दीजिए ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, तो इसके अंदर से तो सीढ़ियां भी रहेंगी, लिफ्ट भी, हर चीज़ रहेंगी, लेकिन इससे थोड़ा सा यानी कि 10 मीटर 12 मीटर इतना दूर हट के एक सीढ़ियों का ऊपर से नीचे तक टावर बनाया जाएगा, जिसमें से ऐसे करके सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई जाएंगी और हर एक फ्लोर पे उसकी ओपनिंग होगी, हर फ्लोर से कनेक्टेड होगा। सीढ़ियों पे जो स्टॉपेज आता है वो हर फ्लोर पे स्टॉपेज होगा। तो ये ऊपर से नीचे तक जो बनाया जाता है स्पेशली ये फायर के लिए, इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है, इसी को फायर टावर बोलते हैं। यानी कि बिल्डिंग में अंदर से जब इस्तेमाल नहीं कर सकते हम अंदर की बिल्डिंगों को, तो इसको बिल्डिंग के बाहर अलग से इसीलिए बनाया जाता है कि तुरंत इससे बाहर निकल के किसी भी मंजिल पर जहाँ जरूरत हो अपना काम रेस्क्यू या फायर फाइटिंग का जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में ही होता है। 24 मीटर की हाइट या कम से कम 8 मंजिल के ऊपर की जगह में ही ये बनाया जाता है। ठीक है, और ये इमरजेंसी एस्केप रूट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बिल्डिंग के अंदर की सीढ़ियों पे धुआं हो गया, बहुत हो गया, या कहीं आग लगी, निकल नहीं सकते, तो इस फायर टावर के जरिए एस्केप रूट बना के लोगों को नीचे बचा के भी लाया जा सकता है। तो फायर रेजिस्टेंस वाल के बारे में भी आप समझ गए। सेपरेशन वाल, फायर रेजिस्टेंस वाल होती है, ये ऐसी चीज़ की बनाई जाती है कि यह दूसरी तरफ आग का स्प्रेशन नहीं होने देती है, आग को दूसरी तरफ जाने नहीं देती है, और इसका आप ये मानिए कि 150 डिग्री जो बताया गया था, 150 डिग्री सेल्सियस या 180 मैक्सिमम डिग्री सेल्सियस, उतना सहन करने की इसमें ताकत होती है, इसलिए इसको फायर रेजिस्टेंस वाल बोलते हैं। यानी कि आग की प्रतिरोधक ये दीवार होती है। ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो, ये फ्लोर एरिया रेशियो एक पार्ट है फायर लोड निकालने का। और हाई राइज बिल्डिंग इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते, फ्लोर एरिया रेशियो निकाला जाता है कि टोटल प्लॉट कितने का है, मतलब प्लॉट कितने स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर का है, उसके ऊपर कितने फ्लोर बने हुए हैं, तो हर फ्लोर का कितना मीटर एरिया है, तो उसको फ्लोर एरिया रेशियो निकाला जाता है। टोटल कवर एरिया ऑफ फ्लोर बटा
प्लॉट एरिया, इससे निकालते हैं, FAR बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशो। हाई राइज बिल्डिंग के बारे में ये जानना जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग का मतलब कि हर वो बिल्डिंग जो 15 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट की है उसे हम हाई राइज बिल्डिंग में कंसीडर करते हैं, यानी कि उसको हम ऊंची इमारत बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाई राइज बिल्डिंग। हॉरिजॉन्टल एग्जिट, हॉरिजॉन्टल एग्जिट उसे उस फायर एग्जिट को बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल मतलब समानांतर होता है, सीढ़ियों से उतर के नहीं, सीढ़ियों से उतर के या डायरेक्ट ऐसे खड़ी सीढ़ियों से घुमावदार या कैसे भी नीचे उतरते हैं उसको वर्टिकल एग्जिट बोलते हैं। लेकिन जो ऐसे सीधा होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा घूम के नीचे आता है, और ये खासकर ना हॉस्पिटलों में बनाया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज होते हैं जो सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से, जो चल फिर नहीं पाते हैं, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इसलिए तो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो उनको ऐसे हमेशा हर चीज़ आदमी को कंधे पे उठा के नहीं ला सकते, उनको स्ट्रेचर पे लेटा के बाहर निकालना होता है। तो उनके लिए ऐसे ऐसे एक अलग ही एग्जिट बना होता है, उसे हम हॉरिजॉन्टल एग्जिट बोलते हैं, जो ऐसे समानांतर होता है। ऐसे खड़ा होगा तो उसको हम वर्टिकल एग्जिट बोलेंगे। मीन्स ऑफ एग्रेस, मीन्स ऑफ एग्रेस का मतलब है द कंटिन्यूस एंड अनऑब्स्ट्रक्ट वे। कंटिन्यूस मतलब लगातार जिस पे चल सकते हैं, अनऑब्स्ट्रक्ट मतलब, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट, कहीं पे कुछ सामान पड़ा है, कहीं पे दीवार है, कहीं दरवाज़ा है वो बंद है, तो एक ऐसा रास्ता जो बिना रुके आप जिससे बाहर निकल सकते हैं, जिसके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी, बिल्डिंग के किसी भी हिस्से से आप सेफ जगह पहुंच सके, उसे हम मीन्स ऑफ एक्सेस बोलते हैं। इसको दो और नामों से जाना जाता है, जैसे मीन्स ऑफ एग्जिट एंड मीन्स ऑफ एस्केप। ठीक है। ऑक्यूपेंसी ऑफ यूज ग्रुप, ये आपका बिल्डिंग ग्रुप से रिलेटेड है, ऑक्यूपेंसी या तो यूज ग्रुप। ऑक्यूपेंसी यूज ग्रुप का मतलब ABCD EFGH IJ जो 8-9 टाइप के बिल्डिंग के ग्रुप बनाए गए हैं, उनको ऑक्यूपेंसी के अनुसार ही निर्धारित किया गया है, इसलिए इसको ऑक्यूपेंसी बोल सकते हैं या यूज ग्रुप बोल सकते हैं। प्लिंथ एरिया होता है हमारा टोटल पूरा का पूरा एरिया, बेसमेंट से लेके जो टॉप ऊपर की सबसे लास्ट बिल्डिंग तक। प्रेशराइजेशन और प्रेशराइजेशन लेवल का सीधा सीधा संबंध है फायर लोड से, तो उसको यहाँ पे समझा नहीं पाएंगे, वो प्रैक्टिकली चीज़ होती है। रूफ एग्जिट, रूफ एग्जिट ये थोड़ा अलग है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक कभी भी। रूफ एग्जिट एक ऐसा एस्केप रूट होता है जो छत की तरफ खुलता है। कई बार बिल्डिंग के किसी हिस्से में जब आग लगती है तो नीचे की तरफ आग लगी हो, सीढ़ियों में आग लगी हो या बहुत ज़्यादा धुआं भर गया हो, निकल नहीं सकते वहाँ से, संभव ही नहीं है जाना, तो वो टाइम में कहाँ भागेंगे। तो कई बार ऐसी वीडियो देखने को मिलती है कि लोग कहीं जा नहीं पाते, तो खड़े खड़े ही वो जल जाते हैं, जिंदा ही उनको आग अपना शिकार बना लेती है। तो इससे बेहतर है रूफ एग्जिट बनाए जाते हैं बिल्डिंगों में, तो नीचे अगर नहीं निकल पाए तो ऊपर की तरफ चढ़ के छत पे एक एग्जिट होता है, तो छत पे जाके पहुंच जाते हैं, जहां से रेस्क्यू टीम आके हमें बचा के निकाल लेती है, तो उसको हम रूफ एग्जिट बोलते हैं। यानी कि ऐसा एग्जिट या एस्केप रूट जो छत पे जाके खुलता है। ठीक है। साइट प्लॉट, साइट प्लॉट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी साइट प्लॉट का मतलब होता है कि जितने एरिया की टोटल बाउंड्री की गई है, बिल्डिंग कितने बनाई वो नहीं, टोटल एरिया की जितने की बाउंड्री की गई है वो साइट प्लॉट कहलाता है। स्टैक प्रेशर, स्टैक प्रेशर होता है कि जब आग लगती है तो दीवारों पे किस तरफ से कितना लोड पड़ता है, वो स्टैक प्रेशर के अंदर आता है। स्टैक इफेक्ट बोलते हैं, जैसे फोटो दिखाया गया। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसको एक वर्ड में तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। प्रेशर डिफरेंस कॉज बाय ए टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएटिंग एन एयर मूवमेंट, यानी कि जब आग लगती है तो हवा किस तरफ की है, हवा जिस तरफ की होगी धुआं और वो लपटें उसी तरफ बढ़ेंगी, तो जो प्रेशर है ना वो पूरा का पूरा बिल्डिंग पे उसी तरफ पड़ेगा, इसलिए हम उसे स्टैक प्रेशर बोलते हैं। अब ट्रेवल डिस्टेंस आ जाइए। ट्रेवल डिस्टेंस से मतलब है सीधे सीधे जिस पॉइंट से हमें बिल्डिंग से बाहर निकलना है और वो पॉइंट जहां बिल्डिंग से हम बाहर निकल जाएंगे, यानी कि जहां हम खड़े हैं और बिल्डिंग से बाहर जहां हमें निकलना है वो लास्ट पॉइंट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, उन दोनों के बीच का ट्रेवल करने में हमें चल के या दौड़ के कितना टाइम लग रहा है, उसे हम ट्रेवल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट इन ए बिल्डिंग टू ए प्रोटेक्टेड एस्केप रूट और एक्सटर्नल
एस्केप रूट और फाइनल एग्जिट, यानी कि जहां हम खड़े हैं, आग लगी जहां से हमें निकलना है, वहां से लेके लास्ट फाइनल रूट जो हमें बिल्कुल बाहर निकाल देगा, उसकी दूरी कितनी है। तो उस दूरी को तय करने में कितनी सेकंड या कितनी मिनट लग रही है, उसे हम ट्रैवल डिस्टेंस बोलते हैं। वेंटिलेशन, जब बिल्डिंग में आग लगती है तो वहाँ आग से जलने से ज़्यादा लोग बेहोश होते हैं या जान देते हैं, वो सांस नहीं लेने की वजह से। तो वेंटिलेशन का मतलब है हम या तो रेस्क्यू के लिए हम जा रहे हैं या आग बुझाने के लिए हम जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर अंदर सांस लेने योग्य हवा नहीं है तो बाहर से शुद्ध हवा अंदर भेजना, या अंदर जहरीली गैसें, हवा या धुआं ज़्यादा हो गया तो उसको बाहर निकालना, इसे हम वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है। वेंटिंग, फायर, वॉल्यूम छोड़ दीजिए। वेट राइटर, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुश्किल से मेरे ख्याल से मैंने अभी तक 4 से 5 पॉइंट छोड़े हैं जो काम के हैं नहीं, किसी एग्जाम में कभी भी आते नहीं है, और वो फायर ब्रिगेड में भी बहुत कम यूज़ होते हैं। वेट राइजर, वेट आपने पढ़ा था, ड्राई राइजर और वेट राइजर दोनों सेम होते हैं, सेम पाइपलाइन होती है दोनों के लिए। जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, पानी की जमने की आशंका होती है, वहाँ पे हम ड्राई यानी कि सूखे पाइप रखते हैं, और जहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है, नॉर्मली जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ हम ऐसे राइजर इस्तेमाल करते हैं। उस राइजर में यानी कि पानी हमेशा प्रेशराइज करके रखते हैं, उसमें पानी प्रेशर से भर के रखते हैं, जहाँ चाहिए तुरंत वाल्व खोलो और पानी चला दो, उसको हम वेट राइजर बोलते हैं। यानी कि पाइपलाइन वही है, ऊपर से पानी आएगा तो उसको डाउन कमर बोलेंगे, उसको सूखा रखते हैं तो उसको ड्राई राइजर बोलेंगे, उसमें पानी चार्ज रहेगा हमेशा तो उसको वेट राइजर बोलेंगे। ठीक है। तो आपकी फायर टर्मिनोलॉजी तो जितनी भी थी नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर, एनबीसी के अंदर, मैंने आपको क्लियर करा दी है, और 3 से 4 पॉइंट छोड़े हैं, बाकी नॉर्मली आपको जितने अभी समझ सकते थे हम लोग कम शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फायर प्रिवेंशन, नेक्स्ट चैप्टर फायर प्रिवेंशन का है। जैसे इसको बंद करके क्लिक करोगे फायर प्रिवेंशन वाले पे, ऐसे इसका एनबीसी का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर को अभी साथ के साथ पढ़ने की बजाय थोड़ा गैप दे के पढ़ना बेटर रहेगा, याद भी हो जाएगा, ये मेरी सलाह है। तो अभी के लिए जय हिंद, अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे, तब तक